ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज का रोहिणी चैप्टर है, एपेक्स बॉडी है। देश भर में इनके लगभग 65 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर रोहिणी चैप्टर है। और हम रोहिणी चैप्टर में एडमिशन्स के लिए डेमो क्लासेस कर रहे हैं। आज हम ज्योतिष पुरीन पर बात करेंगे। मेरे साथ हमारे चैप्टर की सीनियर फैकल्टी मेंबर श्रीमती भावना जैन जी साथ रहेंगी आज। भावना जैन जी, एक बार हैंड वेव करके दिखा दो। नमस्ते आप नमस्ते सभी को। सभी को तो नमस्कार। आज क्लास इन्हीं के द्वारा की जाएगी और इसके बाद अगले शनिवार और रविवार को फिर प्रयास करेंगे किसी विषय पर कोई सेशन ले सके। तेरा कोई पूछ रहा है इसमें, तो मैं थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना और उसके साथ ही हम इसे आरंभ कर दे। तो भेज दो लिंक। कौन मांग रहा है? भेज दो, जो मांगे रहा है इसको भेज दो यहाँ से। तो अब एक प्रार्थना के साथ इसको आरंभ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा विष्णु महेश और नवग्रहों की स्तुति के साथ हम इस डेमो क्लास का आरंभ करते हैं। रोहिणी चैप्टर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स इस प्रकार हैं। शनिवार को शाम को 6 बजे से 8:40 तक क्लासेस रहती हैं, 3 पीरियड 50-50 मिनट के 5 मिनट के ब्रेक के साथ। और संडे को ये क्लासेस 6 बजे से 8 बजे तक रहती हैं लगभग। वैसे ही 2 पीरियड होते हैं 5 मिनट की ब्रेक के साथ। टोटल 5 पीरियड प्रति सप्ताह यहाँ MS टीम्स पर या जूम पर रहते हैं। 5 विषय अलग अलग अध्यापकों के द्वारा ज्योतिष प्रवीण में पढ़ाए जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस मानवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली में रोहिणी ईस्ट नाम से एक मेट्रो स्टेशन है, रेड लाइन मेट्रो पर। तो वहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है मानवी पब्लिक स्कूल आर्य समाज के बगल में। तो यहाँ क्लासेस प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से लगभग 1:15 बजे तक हम करते हैं। यहाँ भी 5 पीरियड लगाए जाते हैं। एक ही दिन 5 पीरियड ऑफलाइन में और ऑनलाइन में 3 पीरियड शनिवार को और 2 पीरियड रविवार को। इस प्रकार पढ़ाया जाता है। 5 सब्जेक्ट ज्योतिष प्रवीण में पढ़ाए जाते हैं। पहला सामान्य ज्योतिष, जनरल एस्ट्रोलॉजी। इसमें हम ज्योतिष का मनोविज्ञान से, विज्ञान से, शास्त्रों से, वेदों से क्या संबंध है, कर्म सिद्धांत से क्या संबंध है, कुंडली क्या होती है, और कुछ लोगों की कुंडली एक समान होने पर भी
उनका जीवन अलग अलग क्यों होता है, इन सब बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं ताकि ज्योतिष विषय को समझने में आसानी हो। दूसरा पीरियड हमारा होता है गणित ज्योतिष, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का। इसमें हम जन्म पत्रिका अपने हाथ से स्वयं बनाना, नक्षत्र किस नक्षत्र में ग्रह है, दशा कौन सी चल रही है, जन्मकालीन कौन सी दशा थी, नवांश बनाना, वर्ग कुंडलियाँ बनाना, ये सब जो गणितीय पक्ष है, पंचांग, इसको हम इस क्लास में सीखते हैं। तीसरी क्लास रहती है एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजी। इसमें हम, जैसे आप क्लास स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ा करते थे, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा, सभी नवग्रह, नक्षत्र, इनकी आकाश में वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे इनकी मूवमेंट होती है, कैसे इनका ट्रांजिट होता है, और वो आपकी कुंडली पर या आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भूगोल की दृष्टि से समझा जाता है। ये भी हमें विषय को समझने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद 2 क्लासेस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि फलित ज्योतिष की होती हैं, जिसमें हम ग्रह, नक्षत्र, भाव, इन पर चर्चा करते हैं। आज श्रीमती भावना जैन जी इसी विषय पर चर्चा करने वाली हैं। इस प्रकार टोटल 5 पीरियड प्रति सप्ताह रहते हैं। रोहिणी चैप्टर में हम लोग मुख्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कुछ इंग्लिश शब्दों का या इन पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मुख्य भाषा हमारी हिंदी रहती है। परीक्षा के लिए आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा चुन सकते हैं, दोनों उपलब्ध हैं। पुस्तकें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं, मगर क्लासेस हमारी हिंदी में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 सेमेस्टर्स प्रवीण में रहते हैं, ज्योतिष प्रवीण में। इसको प्रवीण 1 और प्रवीण 2 बोला जाता है। अभी जो मैंने विषय आपको बताया वो प्रवीण 1 के थे, प्रवीण 2 के विषय अभी बताता हूँ। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और परीक्षा केवल और केवल ऑफलाइन होती है। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन होती हो या ऑफलाइन, परीक्षा के लिए आपको ऑफलाइन ही आना होता है। यदि आप किसी दिल्ली से बाहर किसी अन्य शहर में रहते हैं तो वहाँ हमारे जो सेंटर्स हैं तो वहाँ पर आप परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं। लगभग सभी मुख्य शहरों में हमारे सेंटर्स उपलब्ध हैं। यदि किसी शहर में हमारा सेंटर नहीं है तो उस स्थिति में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस को ध्यान में रखते हुए, अगर वो सेंटर बहुत दूर है, 50 किलोमीटर से अधिक है, तब ऑनलाइन परीक्षा दी जा सकती है। ठीक है जी। प्रवीण 2 में हम जो विषय पढ़ाते हैं वो बदल जाते हैं। हम अब प्रवीण 2 में मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स हट जाता है। इसके स्थान पर जो 5 विषय आते हैं वो मुहूर्त, जो आपको ग्रह प्रवेश मुहूर्त, मुंडन का मुहूर्त, और विवाह का मुहूर्त, विवाह कब करना है, इसी सब जितने भी जीवन में मुहूर्त संबंधित विषय उन सभी पर चर्चा होती है और आप सीख जाते हैं इस सत्र के अंत तक कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। दूसरा विषय ताजिक शास्त्र है, इसको वर्ष कुंडली बोलते हैं। आपके जन्मदिन पर बनाई जाती है, 1 वर्ष के लिए वैलिड होती है। 1 वर्ष के फलित करने के लिए जो कुंडली बनाई जाती है इसको वर्ष कुंडली कहते हैं और ताजिक शास्त्र के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है। फलित ज्योतिष कंटिन्यू रहता है जो प्रवीण 1 से चल रहा था, थोड़ा एडवांस लेवल पर। इसके अतिरिक्त अब हम दशा और गोचर भी समझते हैं अलग अलग पीरियड्स में। इस प्रकार ये 5 पीरियड जो हैं प्रवीण के रहते हैं, प्रवीण 2 के। और इसके बाद जब ये आप पास कर लेते हो तो तब उसके बाद ज्योतिष विशारद, उसमें फिर अन्य विषय हैं, अष्टक वर्ग, षडबल, प्रश्न ज्योतिष, मुंडेन वगैरह वगैरह, जैमिनी ज्योतिष, ये सब उसमें आता है। प्रवीण 1 की प्रस्तावित पुस्तकें बता दी जाएंगी, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं। ये कहीं से भी आप ले सकते हो बाज़ार से, या आपको कुछ सेलर्स के नंबर बताए भी जा सकते हैं। इस प्रकार की ये पुस्तकें रहती हैं, ये सब आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, अमेज़न से भी हैं, आईकास की शॉप से भी मिल जाती है। एडमिशन कैसे होगा? मिनिमम एज 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति एडमिशन नहीं ले सकेगा। 10वीं या 12वीं की मार्क सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो हम आपको भेजेंगे, आईडी और आधार कार्ड यानी कि आपका एड्रेस का प्रूफ,
भी आवश्यक है, और स्कैंड सिग्नेचर्स। जब आप इस कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित है, इस कोर्स के लिए फीस पहले सेमेस्टर के लिए 8,000 रुपये और दूसरे सेमेस्टर के लिए 6,000 रुपये। इसमें लाइफ मेंबरशिप और एग्जामिनेशन फीस इंक्लूडेड है, यानी कि टोटल 14,000 रुपये एक वर्ष की फीस रहती है। और इसको 2 भागों में लेते हैं, 8,000 अभी और 6,000 6 महीने के बाद। जब आप फीस चैप्टर के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में, जो कि आपको भेज दिया जाएगा मांगने पर, जब आप उसमें फ़ीस डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद हम आपको एक लिंक भेजते हैं। उस लिंक में एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है ऑनलाइन, उसको भरना है और ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये अपलोड कर देने हैं। तो इसके साथ ही आपका एडमिशन हो जाता है। सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं, फिजिकली नहीं लेते। और ज्योतिष के साथ साथ जो एडिशनल कुछ कोर्सेज हैं, इनमें से कोई आप एक कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र 1 वर्ष का कोर्स है, 6 महीने के 2 सेमेस्टर, वास्तु प्रवीण और वास्तु आचार्य। उसके बाद 1 वर्ष का हस्तरेखा का कोर्स है, हस्तरेखा प्रवीण और हस्तरेखा विशारद, 6 महीने। नाड़ी ज्योतिष और नक्षत्रा ज्योतिष 2 ऐसे विषय हैं जो केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईका से ज्योतिष प्रवीण कर लिया है। डायरेक्ट एडमिशन इसमें अलाउड नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यूमरोलॉजी, केपियस्ट्रोलॉजी, टैरो वगैरह के कोर्सेज, यद्यपि आईकास के ऑफिशियल कोर्सेज नहीं हैं, फिर भी हम ये करवा देते हैं और चैप्टर लेवल पर ही इसका सर्टिफिकेट देते हैं। हमारे यहाँ सभी कोर्सेज के लिए फीस 6,000 रुपये प्रति सेमेस्टर ही है, ना इससे कम होती है ना इससे अधिक हम लेते हैं। ज्योतिष के कोर्सेज करने के बाद रिसर्च क्लासेस या एडवांस क्लासेस का अवसर भी रोहिणी चैप्टर प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से। डेमो क्लासेस हम कर रहे हैं, शायद एक आधी और करेंगे। और आप अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नाम दिनेश रली है। मैं रोहिणी चैप्टर में अपने अन्य साथियों के साथ पढ़ाता हूँ। मेरे कुछ साथियों का नंबर ये सामने दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। इनसे भी बात, फ़ोन पर कभी भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। ग्रुप में आप शामिल हैं, उस ग्रुप में भी लिख सकते हैं, हम सबका उत्तर देते हैं। फीस मैंने बता दी आपको, 6,000 रुपये प्रति सेमेस्टर। 1,000 रुपये लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है, कंपलसरी है। और 800 रुपये से 1,500 रुपये तक कोर्स के अनुसार एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ रहती है। और इस प्रकार ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि रोहिणी है। आज हमारे साथ आपकी क्लास लेने के लिए, आपको थोड़ी बहुत ज्योतिष संबंधित जानकारी देने के लिए, प्रारंभिक जानकारी देने के लिए श्रीमती भावना जैन उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कुछ समय जरा कुछ ज्ञान की वर्षा की जाए, बुचार थोड़ी सी एक ना बुचार बरसाई जाए। स्वागत है आपका श्रीमती भावना जी, जी। नमस्कार। नमस्कार सभी का इस ट्रायल क्लास में स्वागत है। तो आज जो हम ज्योतिष पे चर्चा करेंगे, उसमें मैं अपनी चर्चा को ना 2 भागों में डिवाइड करूँगी। पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा ज्योतिष का महत्व समझाऊँगी कि ज्योतिष हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है। महत्व समझ में आएगा तो डेफ़िनेटली हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। फिर हम थोड़ी-सी ज्योतिष पे चर्चा भी करेंगे कि और मेनली उसमें मुख्य रूप से हम ग्रहों के ऊपर फ़ोकस करेंगे। तो मैं एक बार अपना पीपीटी शेयर करती हूँ आपसे। एक बार जय देखना दिखाई दे रहा है? जी, जी, दिख रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारा अगर हम देखें कि ज्योतिष है क्या, तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं कि ज्योतिष क्या है, तो ईश्वर की वो ज्योति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, ये ज्योतिष का है मतलब। तो ज्योतिष हमें ना 2 तरीके से 2 लेवल्स पे हमें हेल्प करता है, हमारे को उन्नति का कारण बनता है हमारे लिए और हमारी प्रोग्रेस देता है हमें। और वो 2 लेवल्स या 2 डायमेंशंस क्या है, वो है एक पहले भौतिक लेवल पे और दूसरा हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे।
भौतिक लेवल पे आप देखो कि हम अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे प्रश्नों से जूझते हैं जिनके उत्तर हमें ना मिलने के कारण हम कहीं ना कहीं अंधकार में फील करते हैं, या फिर हम मिसगाइडेड भी हो जाते हैं मैनी टाइम्स, या कहीं ना कहीं डिप्रेस भी हो जाते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ से जुड़े होते हैं, जहाँ पे हम अपनी मैक्सिमम एनर्जीज को लगाए रहते हैं। तो पहली चीज क्या है कि जैसे सपोज करो क्वेश्चंस कौन से होते हैं डे टू रूटीन लाइफ के अंदर जो हम जूझते हैं भाई, अगर सपोज करो किसी की हेल्थ खराब है तो मेरी हेल्थ कब सही हो जाएगी, मैं धन कितना, या मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, मेरी जॉब कब लग जाएगी, है ना, मेरी शादी कब हो जाएगी, या संतान की प्राप्ति कब होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आयु के बारे में है, रोग के बारे में है, फॉरेन ट्रेवल के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, या हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें उत्तर ना मिलने के कारण हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे, भौतिक लेवल पे, या मटेरियल प्लेन के जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी के क्वेश्चंस ज्योतिष पढ़ने के बाद आप खुद जान जाते हैं। तो जो आपकी लाइफ है वो प्रकाशमान हो जाती है। जब उत्तर मिल जाते हैं तो एक अननोन का जो फियर है वो हट जाता है, और आप अपनी लाइफ को ब्राइटर तरीके से जी सकते हैं, पेशेंस के साथ, सरल और कहीं ना कहीं बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। एक तो इस लेवल पे वर्क किया। अब दूसरा आता है हमारा, अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल लेवल पे, ज्योतिष को हम कहेंगे ही एक स्पिरिचुअल फील्ड एक्चुअली। जब हम ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली हम भगवान के करीब जाते हैं, और ईश्वर की लीला के बारे में जब हम और जानकारी हासिल करते हैं तो हम इतने ज्यादा, हमारे को इस चीज में रस आने लगता है कि हमारे को अपने आप एक स्पिरिचुअल एलिवेशन मिलता है। जबकि हम कहते हैं कि अगर हम देखें तो भौतिक जगत के अंदर हम सिर्फ 1/3 एनर्जी यूज कर रहे होते हैं, बट जब हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन हो जाता है तो हम अपनी जो 2/3 एनर्जी वहां छुपी हुई है उसको भी यूज करने के अंदर हम सक्षम होते हैं। तो आपके पास, आप ये कह सकते हो कि आपका भौतिक और आपका आध्यात्मिक दोनों लेवल पे जब इन टोटलिटी आपका ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली आप अपनी फुल फोर्स, पोटेंशियल और एनर्जी को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी पा पाते हो आफ्टर लर्निंग ज्योतिष। तो मैं ज्योतिष को लर्न करने के लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। दूसरा फैक्टर क्या होता है, कभी कभी आप देखो, आप आजकल सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और कभी कभी हम अपनी परेशानी की स्थिति पे बहुत ज्योतिषियों के पास गए भी होते हैं। तो आपने बहुत सारे टर्म्स ऐसे सुनी होंगी, या बहुत सारे योग ऐसे सुने होंगे कि आपकी कुंडली में बने हुए हैं, जो हम कहते हैं कि कभी कभी काल सर्प दोष है, कभी हम कहते हैं कि पितृ दोष है, या फिर शनि की साढ़े साती है, या मंगल दोष है, पिशाच योग है, और बहुत सारे विष योग हैं, अनंत योग बने होते हैं ऐसे, जिनमें मुख्य रूप से रोल प्ले करते हैं या ऐसा दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जिसमें सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि, ये भी सभी ग्रह हैं। तो इन सब के बारे में हमारी एक नेगेटिव ओपिनियन बनती चली जाती है, और एक फियर फैक्टर अगेन जनरेट होता है। तो जब आप ज्योतिष जान जाते हो और आपको इन योगों के पीछे का सच पता लग जाता है कि एक्चुअली क्या इनसे डरना चाहिए, और अगर आपकी कुंडली में बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपको ये गाइडेंस मिल जाती है लर्न करने के बाद, तो आपका फियर फैक्टर चला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि लर्न करने के बाद जब आप कुछ सच को जानते हो तो क्या एक्चुअली ये ट्रुथ है क्या इसके पीछे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बैलेंस भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ वर्क कर सकते हो। तो आपकी भ्रांतियां, आपके फियर फैक्टर, इसको डिसॉल्व करने में एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करता है। तो ये तो हो गया महत्व की बात कि आप एक जागरूक, अपनी एनर्जीज को 100% यूज करने की कैपेसिटी पाते हैं, प्लस के अंदर एक फियरलेस जिंदगी जी पाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं थोड़ा ज्योतिष पे। तो ज्योतिष हम देखते हैं कि ये हमारे लिए इसका अगर हम कहें कि ज्योतिष के 3 मूलभूत हमारे पिलर्स हैं या स्तंभ हैं जिसपे टिका है पूरा ज्योतिष। प्राइमरी हमारे पास जो 3 फैक्टर्स है वो है हमारे पास, हमारे सबसे पहला होता है भाव। ठीक है, इसको मैं पीपीटी की फॉर्म में कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा फैक्टर जो हमारा पिलर है वो है भाव। देन आपके पास राशि और फिर ग्रह। तो भाव क्या है? भाव हमारे पास
1 से लेके 12 भाव होते हैं हमारे ज्योतिष के अंदर। भाव क्या है? ये हमारे जीवन के सभी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत सभी कहीं ना कहीं फेजेस और वर्टिकल्स को दिखाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम भाव पे अगर हम सोचते हैं कि हमारा को कुछ बचपन से रिलेटेड, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम तुरंत कुंडली के प्रथम भाव के पास चले जाते हैं, वहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अगर रोग के बारे में, अपनी प्रतियोगिता के बारे में कि हम कितना कॉम्पीट करके आगे निकल सकते हैं, तो हम छठे भाव पे जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। 8वां भाव हमारे आयु के बारे में बताता है। 9वां भाव हमारे धर्म के बारे में, संस्कारों के बारे में हमारे को बताता है। 10वां हमारे लिए कर्म और कार्य क्षेत्र के बारे में हमें बताता है। और 11वां भाव 11th हाउस हमारी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बताता है। तो इन 12 भावों में हमारा पूरा जीवन समाहित है। तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमारे को पूरा जीवन इन्हीं 12 भावों में से हम खोज सकते हैं। किस भाव से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ये हमें गाइडलाइंस डेफिनेटली ज्योतिष में जब हम लर्न करना शुरू करते हैं तो हमें मिलती चली जाती है। अच्छा, तो ये पहला फैक्टर हो गया भाव, जिसके अंदर हमारे सारे वर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। हमारा क्वेश्चन किसी ना किसी भाव से ही संबंधित होता है, और जो क्वेश्चन होगा उस भाव पे जाके आप उस आंसर को पा सकते हो। अब हर भाव का एक एड्रेस होता है, हर भाव का एक एड्रेस है। जैसे आप किसी घर में रहते हो, आपका एड्रेस है, तो भाव का एक एड्रेस है जिसे हम राशि कहते हैं। ठीक है, तो भाव क्या करता है? भाव राशि के साथ मिलकर एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। अगर जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, तो भाव और राशि मिलकर हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो राशियां जो हैं वो एक यूनिकनेस देती हैं भाव को। हर भाव का के साथ एक राशि जुड़ी है जो कि इसका एड्रेस है, और उनसे मिलके एक यूनिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। ये भी आप धीरे धीरे लर्न करोगे। अब जो तीसरा हमारा पिलर है वो है हमारे सौर मंडलीय समिति, जिसको हम कहते हैं ग्रह। तो हम आज ग्रहों पे ही बात करेंगे। ग्रह कैसे एक्ट करते हैं? ग्रह किसी ना किसी भाव में स्थित होके, दैट मीन्स एक भाव से और राशि से जुड़ के ग्रह हमें अपना फल देते हैं। तो अगर हम आज ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह क्या है? ग्रह ऐसे आप कह सकते हो कि सेलेशियल बॉडीज हैं जो कि आकाश में निरंतर चलायमान स्थिति में रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, और ऊर्जा के पुंज हैं, एनर्जी हैं। कह सकते हो कि इनकी एनर्जीज और ये हमें अपनी ऊर्जा से निरंतर प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। हमको अपने नैसर्गिक गुणधर्म, अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति के अनुसार हमें प्रभावित करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस और बदलाव लाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये सभी ग्रह हमारे को कब अपनी एनर्जी और ऊर्जा देते हैं? जब ये अपनी दशा अंतरदशा में एक्टिव होते हैं। तो अगर हम देखें दशा अंतरदशा क्या है, आप कहोगे तो दशा अंतरदशा क्या है? कुछ नहीं, इट इज द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें कोई ग्रह हमें अपने एनर्जी से इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखता है। बस दैट इज द दशा अंतरदशा पीरियड। तो जब ग्रह आप अपनी दशा अंतरदशा में हमारी कुंडली के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो वो हमें अपनी एनर्जी से लाभान्वित करते हैं। हमारी उनकी एनर्जीज हमारे पे आती हैं, और हर ग्रह के नेचर के अनुरूप ही हम पे प्रभाव पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि कैसे हमें भिन्न भिन्न ग्रह जो हैं अपनी एनर्जी से हमारे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? हमारी आत्मिक बल की बात करता है। तो मैंने एक पीपीटी बनाई है आपके लिए कि सन अगर हम देखते हैं तो सूर्य आपको क्या करता है? आपको सोल लेवल पे जागरूक होने की बात करता है। जब कभी भी कुंडली में सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में ऑपरेट करेगा और हमें प्रभावित करेगा, तो व्यक्ति एक पर्टिकुलर लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए इंटरेस्टेड होगा, सोल लेवल पे जागरूक होगा, डेली रूटीन को फॉलो करने वाला, शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल में बिलीव करने वाला हो जाएगा, और नेम, फेम, रिकॉग्निशन इत्यादि और स्टेटस की भूख उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। लाइफ के अंदर उसको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मुझे अपने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित जीवन शैली को फॉलो करके चलना है। और अगर कुंडली के अंदर सूर्य बलवान स्थिति में, बलवान स्थिति कब होती है? जब एक अच्छी राशि और अच्छे भाव से जुड़कर ग्रह कुंडली में स्थित होता है। तो डेफिनेटली कैसे गुण दे सकता है सूर्य? सूर्य आपको डिटर्मिनेशन देगा, आपको गुड कैरेक्टर देगा, है ना, आपका कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा, आप कहीं ना कहीं साहसी होंगे,
प्लस के अंदर आप अपने एक पेशेंस लेके, टॉलरेंस लेके, जैसे सूर्य क्या करता है, सबको, एक राजा है, राजा की तरह सबका सर्वाइवल के लिए इज इम्पोर्टेंट। तो आपकी नेचर भी वैसी हो जाएगी, एक डिवाइन, कि सबकी सोच के चलने वाला। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हो सकती हैं बहुत अच्छी, और आप रोग प्रतिरोधक शक्ति आपके अंदर अधिक हो सकती है। प्लस के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने अपने आप को एक ऐसे लीडरशिप की क्वालिटीज के साथ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी आप सक्षम पाएंगे। सूर्य कुंडली के अंदर बलवान स्थिति में स्थित होता है, तो आपके पिता की स्थिति, आपके पिता का भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंशियल लेवल पे आप स्टेटस पाओगे। आपके आपकी रुचि किन फील्ड्स में हो सकती है, अगर सूर्य कुंडली के अंदर बलवान स्थिति में है और अपनी दशा अंतर्दशा में जागृत हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन योर एज आप यू कैन परफॉर्म बेटर इन वेरी गुड फील्ड्स, लाइक पॉलिटिक्स के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिकल लाइन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, आप साइंस के फील्ड के अंदर साइंस आप एज ए साइंटिस्ट भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो कुल मिला के सन आपको आपके सोल लेवल पे जागरूक करके आपको एक दिशा देता है, और ये सभी कारक तत्व आपको सूर्य अबैंडेंस में देने की ताकत रखता है जब अपनी दशांतर दशा में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हम ग्रह लेते हैं मून। तो चंद्रमा कुंडली का क्या है, जब बलवान स्थिति में कुंडली में स्थित होता है, कहीं पे भी जहां पे भी चंद्रमा स्थित है, और बलवान स्थिति में चंद्रमा मन का कारक है, सोच है ना, आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है ना, आपको कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस देता है, दयालु बनाता है, एक हेल्पिंग नेचर देता है, आपको लोगों से जुड़ने का, इंटरेक्ट करने का आपका मन करता है, आप सोशलाइज करने में बिलीव करते हो, आपको ट्रेवल करना, घूमना पसंद आएगा, आपका अपनी माँ के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग वर्ड, एक बहुत अच्छा रिलेशन इस दौरान बन सकता है जब मून की दशा आपकी चल रही है। अगेन, अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा एक मानसिक सोच का ग्रह होने की वजह से आपको एक बहुत अच्छा हीलर बना सकता है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे, एक कहते हैं ना कि आपको ट्रस्ट वर्दी पर्सन की फॉर्म में लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा काउंसलर और एक आपको एक ऐसा पर्सन निकाल के देते हैं जो इमोशनल हीलर कहते हैं जिसे। तो मून अगर कुंडली में प्रभावी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी से भी जोड़ता है, आपको हम्बलनेस देता है। तो मून ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सौम्यता का टच लाने के साथ उन फील्ड्स में आपको अग्रसर करता है जहां आप डे टू डे लाइफ के अंदर इंटरैक्टिव हो सको और लोगों से जुड़कर उनके लिए कुछ काम कर सको। नेक्स्ट हमारा ग्रह देखते हैं मार्स। मार्स क्या है, जैसे सूर्य ने हमें गोल दिया, लक्ष्य दिया, चंद्रमा अपने मन को, आप मतलब मन जहां पे होगा ना वो फॉलो करने की कोशिश करोगे, आप वहां से जुड़ने की कोशिश करोगे। मार्स क्या है, आपके लिए आपका एनर्जी, आपके लिए आपकी एनर्जी का जो एक तरह से ताकत को रिप्रेजेंट करता है। मार्स की दशा अगर कुंडली के अंदर जागृत होती है, सपोज करो मार्स आपका कुंडली में बहुत वेल प्लेस्ड बढ़िया बैठा है, तो मार्च की दशा स्टार्ट होते के साथ ही आपको अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन देके एक प्रोडक्टिविटी के साइड पे ले जाने का मन करेगा, आप डूअर बन जाओगे, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, आपके अंदर हिम्मत होगी, और आपके अंदर साहस होगा, फियरलेस पर्सन होंगे। और मार्स जब कभी भी अगर कुंडली में प्रभावी रूप से प्लेस्ड होता है, तो जातक की पर्सनालिटी भी वेल बिल्ड, स्टाउट एंड वेरी मस्कुलाइन बॉडी देता है। अलोंग विद दैट थोड़ा एग्रेशन, या आप कह सकते हो कि एक जोशीला स्वभाव, रोबीला, जिसके अंदर आपके अंदर एक ऐसी नेचर, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कह सकते हो जिसे, कुछ भी कर जाने की, है ना, कभी कभी हम ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे हमारे को अपने मस्कुलाइन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो टेक्निकल फील्ड से जुड़ना, या फिर आर्मी से, मिलिट्री से, इस तरह के फोर्सेस से जुड़ना। मार्स आपको कॉम्पीट करके आगे निकलने, शत्रुओं का नाश करके आगे बढ़ने की एक ताकत देता है। सॉरी। तो मार्स की क्वालिटीज जब कभी भी जातक के ऊपर प्रभावी होती हैं, जब ग्रह अपनी दशांतर दशा में होता है, तो व्यक्ति अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन में लगा के प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करता है। मार्स इंडिपेंडेंट सेल्फ डिसीजन मेकिंग में बिलीव करने वाला ग्रह है, जातक को अपने सेल्फ पे डिपेंड करके चलाने की बात करता है, आप सेल्फ मैनेजमेंट में बिलीव करते हो, आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत ज्यादा एक्सेल करती हैं व्हेन द मार्स दशा रन इन योर कुंडली। नेक्स्ट ग्रह अगर हम बात करते हैं, दिस इज मरकरी। मरकरी क्या है, बुध इस आपका बुद्धि, आपकी मेधा शक्ति, आपकी इंटेलिजेंस।
जब कभी भी कुंडली की में बुध की दशा आपकी स्टार्ट होती है या बुध प्रभावी रूप से आपके ऊपर एक्ट करता है, तो आपकी रीडिंग एंड राइटिंग, आपको पढ़ने का शौक अधिक हो सकता है, बढ़ जाएगा, आपको लर्निंग करने में मजा आने लगेगा, और आपका सामान्य ज्ञान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ऑलरेडी अगर बुध बलवान स्थिति में है तो आपका होगा। बुध हमारे लिए क्या करता है? बुध हमें एक बुध राजकुमार है, बच्चा है, तो पर्सनैलिटी के अंदर कैसा रहेगा? एक ऐसा व्यक्ति आपके अंदर इमर्ज होगा जो कि हैप्पीनेस में, खेल कूद के अंदर, स्पोर्टिव एक्टिविटीज के अंदर, दोस्तों के अंदर इन्वॉल्व होने में आपको मजा आएगा। तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि एक जैसे बचपन की चीजें आपको दोबारा रियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। और बुद्ध क्या है? चुस्त चपल चालाक चौकन्ना और शीघ्रता से काम करने में बिलीव करने वाला पर्सन। आपके पास आपका शब्दकोश अच्छा हो जाएगा, वोकैबुलरी इनरिच्ड होंगे, आप बहुत भाषाओं को जानने में रुचि रखेंगे। और आपका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वाक शक्ति आपकी बहुत अच्छी, वेल कल्चर्ड, और बोलने के अंदर बहुत अच्छे। तो आपकी ग्रूमिंग एक अलग टाइप से, जहां पे आप अपनी वाक शक्ति को, अपनी बुद्धि को, है ना, यूज करके उन फील्ड्स के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे जहां बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, जैसे लेखन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, और आप बिजनेस के अंदर भी एक्सेल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप बुद्ध की क्रिएटिविटी, बुद्ध शुक्र के साथ मिलके क्रिएटिविटी भी देता है, तो आप वहां पे बहुत अच्छे से एक्सेल करते हो, और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब नेक्स्ट ग्रह आता है हमारा वीनस, जिसको हम द प्लैनेट ऑफ लव भी कहते हैं। वीनस के क्या है? वीनस एक कंप्लीटली भौतिकतावादी ग्रह है ना, एक एक भौतिक लाइफ के अंदर रुचि देने वाला, बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर उठने का व्यक्ति की जब कुंडली में वीनस जागृत होगा तो प्लेजर, है ना, सुख, सुख का कहीं ना कहीं आपको आभास होगा कि सुख चाहिए। तो एक बेसिक नेसेसिटी से ऊपर उठ के आपको लाइफ के अंदर प्लेजर, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको सब चीजें चाहिए। लाइक कैसे? अच्छे कपड़े पहनने का शौक, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा हमको सुंदर खूबसूरत हाउस चाहिए, वेल डेकोरेटेड हाउस होना चाहिए, अच्छा खाने पीने का शौक हमारे अंदर हो सकता है, पार्टी हम करने में बिलीव करने वाले हो जाएंगे, हमें फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना अच्छा लगेगा। तो वीनस की दशा आते के साथ ही व्यक्ति के अंदर एंजॉय करने का एक फैक्टर बढ़ जाता है, हैप्पीनेस क्रिएट करने का मन करता है, वो खुद भी खुश रहता है, लोगों को खुश रखने में भी हेल्प करता है, और बहुत जेंटल वे के अंदर आप वेल कल्चर्ड आप अपने आप को दिखाते हो, आपकी पर्सनैलिटी एकदम ग्रो करने में आपको हेल्प मिलती है वीनस की दशा आते के साथ ही। तो वीनस आपको थोड़ा भौतिकतावादी बनाता है, प्लेजर सीकिंग बनाता है, और लाइफ के लिए अंदर हम कह सकते हैं डिजायर्स की तरफ मोटिवेट करता है। तो इस ग्रह के हम ये कह सकते हैं कि तत्वों को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में हमें रखना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट ऑफ लव के मीन्स आपका एक इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस टाइप भी हो सकता है, आप अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, या कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी मैरिज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है वीनस ग्रह का आना। कभी कभी वीनस की दशा आते ही जातक की मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस वे वीनस हेल्प्स, बट वीनस के फैक्टर को कभी कभी कुंडली में अति होने की वजह से कंट्रोल्ड वे में भी हमें चलाना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मेच्योर प्लैनेट जुपिटर पे। जुपिटर क्या है? इसको हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ये एक पैकेट है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड से रिप्रेजेंट होता है जुपिटर। तो जुपिटर की महादशा अगर हमारे को रन करती है तो व्यक्ति एक मेच्योर पर्सन की तरह, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो सब कुछ जानता है, जो एक्चुअली अपने लिए नहीं, जैसे वीनस की दशा में आप अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के साथ मिलकर अपने लिए कितनी खुशियां हासिल की जा सकती हैं। पर जुपिटर की दशा के अंदर व्यक्ति थोड़ा सा गिवर नेचर का होता है, वो अपने बारे में अगर सोचता है तो वो साथ में सबके बारे में सोच के चलने वाला होता है। जुपिटर आपको स्पिरिचुअल एलिवेशन देता है, आपको मटेरियल लाइफ से थोड़ा हट के आपको धर्म की साइड पे प्रेरित करता है, एथिकल और मोरल वैल्यूज को डेफिनेटली लेके चलने वाला होता है, सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, जिसकी कुंडली में जुपिटर प्रभावी रूप से है। और ऐसा व्यक्ति बेसिकली एक ऐसे पर्सन का रोल करता है जो कि कहते हैं ना कि बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ होता है, और ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ
जिस किसी भी कुंडली में जुपिटर अगर प्रभावी रूप से कुंडली में प्लेस्ड है और अपनी दशा अंतर्दशा में आता है, तो आप अपना ही नहीं लोगों का भी भला करके आप एक आकाश तत्व को जनरेट कर सकते हैं। तो जुपिटर ग्रह आपके लिए कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग की फॉर्म में, क्योंकि इसको हम धन से भी जोड़ते हैं, सुख से भी जोड़ते हैं, संतान सुख से भी जोड़ते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोस्पेरिटी एंड वेलनेस और हैप्पीनेस इन गुड को कहीं ना कहीं हमें डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है। तो जुपिटर अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो जिसकी दशा को लोग एस्पायर करते हैं कि आए। नेक्स्ट प्लैनेट हम लेते हैं सैटर्न, शनि, जिससे हम ज्यादातर घबराते हैं। बट अगर हम शनि को देखते हैं तो सैटर्न अपने आप में हमें किस बात का मैसेज देता है? कर्म, कर्म की बात करता है। कैसा कर्म? ऐसा कर्म जिसको आप सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड किसी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। आपको मेहनत की बात करता है, धैर्य बनाने की बात करता है, पेशेंस की बात करता है, धीरे धीरे धीमी गति से सोच विचार करके ग्रेजुअली ऊपर की ओर बढ़ने की बात करता है। और आपको ये चाहता है, अपमितवयी बनाता है और नेसेसिटीज पे फोकस करने की बात करता है। प्लेजर और डिजायर्स की साइड पे इतना ज्यादा भौतिकतावादी नहीं है, अध्यात्म की साइड पे आपकी रुचि को क्रिएट करता है। आप अपने मेडिटेशन एकाग्रचित होके आप ध्यान लगाने की भगवान शिव की साइड पे आपको मूव करवाता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका सैटर्न कुंडली के अंदर बलवान स्थिति में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति शनि की दशा में आने के बाद अपने वर्क को ही अपना, जिसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी देता है। ये आपको स्थिर संपत्ति देने की भी कैपेसिटी रखता है, बट स्लो प्रोसेस के साथ चलने वाला, धीमी गति से ध्यान पूर्वक सोच कहते हैं ना चिंता युक्त नेचर व्यक्ति को देता है। तो व्यक्ति के अंदर टॉलरेंस, पेशेंस और कंट्रोल्ड वे के अंदर लाइफ को जीने की एक हैबिट जनरेट होती है और अध्यात्म की तरफ एक रुचि अलोंग विद कर्म करते हुए जनरेट होती है। तो एक सैटर्न की दशा अपने आप में अगर वेल प्लेस्ड है तो एक ट्रिमेंडस चेंज देती है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि वीनस की दशा आती है तो आपको भोगों से युक्त करती है, आपको भौतिकतावादी बनाती है। बट जरूरी नहीं है कि वीनस की दशा के अंदर जो कुछ पाया वो आप सस्टेन ही कर पाओ, क्योंकि अगर अगर हम डिजायर्स के वेब में फंसे ही रहे तो वो चीज जो पाई है वो जा भी सकती है। बट सैटर्न आपको जो देता है ठोस देता है, स्थायी देता है और जो आपके पास हमेशा बना रहता है। तो सैटर्न के बाद हमारा नेक्स्ट ग्रह है राहु। तो राहु और केतु क्या है? ये कार्मिक ग्रह हैं हमारे। इनके साथ क्या है, थोड़ा सा विशेष देखने की बात होती है, क्योंकि राहु क्या है? राहु एक आप कह सकते हैं छाया ग्रह है। कभी कभी मिसगाइड भी करता है, विजन में क्लैरिटी नहीं देता है। और मैनी टाइम्स अगर कुंडली के अंदर राहु वेल प्लेस्ड है, शुभ भावों में प्लेस्ड है, शुभ राशियों में प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली राहु भी हमें एक विजन के साथ चलने की बात करता है, हमें एक्सपेंशन देता है। जैसे हम जुपिटर को भी एक्सपेंशन से जोड़ते हैं, गुरु ग्रह को भी, राहु हमें ओवर एक्सपेंशन की बात करता है, हमारे अंदर इच्छाओं को, जो भौतिकतावादी ग्रह है। जैसे वीनस हमें भौतिकता देता है, गुरु हमें ग्रोथ देता है, तो राहु हमें अति भौतिकतावादी बना देता है। उसको, उस भौतिकतावादी एक नेचर को हमारे और मल्टी टाइम्स एक्सपैंड करने की कैपेसिटी देता है। तो राहु कभी कभी हमें मिसगाइड भी करता है। बट अगर हम राहु के एनर्जीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें और हम एक विजन को लेके चले, एक हम थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अप्रोच, कभी कभी अब्रॉड की जर्नी, फॉरेन के लोगों से जुड़ना, फॉरेन कंट्री जाने की, विदेश यात्रा करने की भी राहु की दशा के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट इसको अगर हम कंट्रोल्ड तरीके से चले तो राहु अबैंडेंस एनर्जीज का पिटारा है और व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूरदर्शिता और वो चीजें भी देख लेता है जो एक्चुअली विजन में नहीं है। तो इसलिए राहु ग्रह को हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। हम इसे कंप्लीटली नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, बट नेगेटिव होने के लिए कभी कभी हम ललायित हो जाते हैं। तो ये भी हमें अति भौतिकतावादी बना के, अति एक्सपेंशन को हमारे लिए लाके हमें कभी कभी मिसगाइडेड और गलत रास्ते पे हमें पहुंचा देता है, जिसमें कभी कभी हम अनएथिकल हो जाते हैं, इमोरल हो जाते हैं और हम महत्वाकांक्षी होके अपने स्पिरिचुअल पाथ को छोड़ देते हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा में जातक को थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो गाइडेंस अगर आप ज्योतिष पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि अब राहु की दशा है, कंट्रोल वे में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना।
आप केतु की बात करते हैं तो केतु क्या है, एक कन्वेंशनल ग्रह। जैसे राहु आपको विजनरी बनाता है, एक्सपेंशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, अबेंडेंस की। केतु क्या है, आपको थोड़ा डिटैचमेंट देता है। ये आध्यात्मिक ग्रह है। ये आपको मटेरियलिज्म से जोड़ के ना जोड़ के, ये आपको उससे हटाने की कोशिश करता है। ये आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है, डेप्थ और गहराई के लेवल पे चीजों से जुड़ने की बात करता है। व्यक्ति कभी कभी केतु की दशा में आइसोलेट होके अकेला चलना पसंद करता है और कुछ ऐसे विषयों पे शोध करना पसंद करता है जो कि अनयूजुअल है। तो मैनी टाइम्स केतु के अंदर केतु की दशा जब ऑनसेट होती है तो व्यक्ति के नेचर में काफी प्रभाव ऐसे आते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे राहु की दशा में आप और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दोगे, केतु की दशा में आप बिहाइंड द कर्टेन हो जाओगे, आप छुपावट में आ जाते हो, आप अपने प्लानिंग्स को इतना बताते नहीं हो किसी को। तो थोड़ा सा केतु कैसा करता है, आपको डिटैच कर देता है, आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना के आपको शोध की ओर लेके जाता है। बट केतु की भी एनर्जीज को हार्नेस किया जाता है, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि केतु की दशा में कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, बैरियर्स आते हैं, तो उनको भी कैसे ब्रेक करना है, इसको डेफिनेटली हम जब कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर हम इस चीज को देखते हैं कि कैसे उसको भी मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम सभी ग्रहों की बात करते हैं तो हमने देखा कि सभी ग्रह हमारे लिए जब कभी भी अपनी दशा में ऑपरेट करते हैं तो एक मैसेज देते हैं, अपने कारक तत्वों के अनुसार हमें चेंज करने का प्रभाव डालते हैं। अब हमें कितना चेंज होना है, कैसे प्रभावित होना है, ये हम जैसे ज्योतिष लर्न करते हैं तो हम अपनी लाइफ को ग्रह के अनुरूप पूरा ना चेंज करके बैलेंस्ड बना के हम उसमें अपना वर्क करने की कोशिश कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ को जीने की हम डेफिनेटली पाते हैं रास्ता। सो आई थिंक राली सर, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद भावना हाँ, मैडम। हाँ, एक आपने मिनट, बहुत ही सारगर्भित जानकारी ग्रहों के विषय में दी। अब मैं चाहूँगा कि आप सब एक एक करके अपना क्वेश्चन, अगर कोई विषय से संबंधित प्रश्न है तो उसका उत्तर भावना मैडम देंगी, और हाँ यदि जी, कोई भी एडमिशन क्वेश्चन कोर्स हो। किसी अन्य विषय पर होगा तो उसका उत्तर मैं दूंगा। आप हैंड रेज कीजिए, तो एक एक करके आपके साथ बात 1 to 1 कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार सर। जी मैडम, नक्षत्र का क्या रोल रहता है हाँ, वो जैसे, हाँ ज्योतिष जी, हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी, हिरेन जी, ऐसा है कि मैंने जैसे बोला ना कि आधारभूत स्तंभ 3 बोले, एक नक्षत्र भी है चौथा, बट वो क्या है, वो हम अभी इस लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहेंगे। बिल्कुल नक्षत्रों का रोल आपको बकायदा समझाया जाएगा और बताया जाएगा। डेफिनेटली नक्षत्र बेस लेवल पे, रूट लेवल पे जुड़ के काम करते हैं। जैसे हमने बोला ना कि कोई ग्रह किसी भाव, राशि और नक्षत्र से जुड़ के ही काम करता है, तो उस एक फैक्टर को अभी फिलहाल मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने विशारद के कोर्सेज में। जी, थैंक यू मैडम। किसी का हैंड रेज तो था अभी, चलिए। सर मेरा था। हाँ गुड जी, इवनिंग सर, बोलिए। कैसे अन्नू हैं जी आप? कुछ पूछना चाह रही है? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ, बोलिए। अन्नू। जी जी अनु मैं बस ये थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि जो कोर्स कंटेंट होगा वो क्या रहेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग का मिस हो गया था सर, तो थोड़ा सा एक बार वो बता आप दीजिए। आप आईकास्ट की वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर हमें सभी कोर्सेज की डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, कोई भी कर सकता है। सभी को बता रहा हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की वेबसाइट विजिट कीजिए, हर सब्जेक्ट का पार्ट वाइज जो सिलेबस वहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी। जी ओके और कोई सर। प्रश्न? जी नो थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? सर मेरा हाँ एक जी क्वेश्चन श्याम जी, है जी श्याम जी। मैडम से। मान लो डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस सब एक्यूरेट चाहिए, अगर ये एस्ट्रोलॉजी का बेस है, और मान लो कोई हमारे पास आता है, जैसे मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं पता, तो उसमें वो एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल रहता है? कैसे नाम राशि से रहता है, या क्या उसके लिए समाधान होता है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक शास्त्र में? देखो, एक तो ना हमारे ना टाइम करेक्शन की बात आती है, तो जैसे अगर आपको अगर टाइम में प्रॉब्लम होती है तो वो हम टाइम करेक्शन करते हैं।
ठीक है, वो आपके इवेंट्स पूछेंगे और उसके बाद हम आपको टाइम करेक्शन करके हम कुंडली को डेफिनेटली बना सकते हैं। बट अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम प्रश्न कुंडली को आप सीखोगे अपने विशारद में एक सब्जेक्ट, तो फिर हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से उस चीज के उत्तर देते हैं। प्रश्न कुंडली तो है ही, पर हाँ। एक जगह मैंने कलकत्ता में पूछा था, तो जो बड़ा बेटा होता है उसके नाम से भी उन्होंने मेरी राशि निकाल के दी थी, जो कि नाम राशि के हिसाब से बनती है, देखो तो उसकी ऐसा कुंडली होता है कि बनाई थी। ना श्याम वो जी, कितने ऐसा होता है कि जैसे आपके बड़े बेटे हैं, कोई भी आपका आपका आपके सन है, आपकी डॉटर है, कुंडली के अंदर हमारे 9 भावों में ना हमारे 12 भावों में हमारे सारे रिलेशंस भी हैं। तो अगर आपके पुत्र की कुंडली मैं देखती हूँ तो आपके पुत्र की कुंडली से आपको भी देखा जा सकता है पूरी तरीके से। तो आपके पुत्र की कुंडली से आपके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताया जा सकता है ना? आपकी अगर फीमेल संतान है उसकी कुंडली से भी। तो ऐसे तो आपकी वाइफ की कुंडली है तो उनकी कुंडली से भी आपको देखा जा सकता है। तो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए आपके जो बिल्कुल ब्लड रिलेशंस के लोग हैं उनको डेफिनेटली हम उनकी कुंडलियों से रोटेट करके हम आपकी कुंडली बना सकते हैं। बट प्रश्न कुंडली ज़्यादा सटीक रहती है, कब व्यक्ति आया, और प्लस के अंदर अगर टाइम करेक्शन होती है, सिर्फ टाइम में प्रॉब्लम होती है, वो तो बहुत ईज़िली सॉर्टेड हो जाती है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। उसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, हाँ बीटीआर। जी, उसके कई तरीके वैदिक में, जैमिनी में, नाड़ी में बताए गए हैं। कुछ तरीकों पर हम चर्चा किया करते हैं। धन्यवाद, जी थैंक यू। जी, और कोई प्रश्न जी? सर एक क्वेश्चन है सर, इस बैच में सर थियोरिटिकल ज्यादा अप्रोच रहेगा या फिर सर उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज और उससे प्रिडिक्टिव सर ज्यादा रहेगा? थ्योरी निश्चित रूप से पढ़ाई जाती है। जैसे कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको मैच मेकिंग पढ़ा रहे हैं, तो मैच मेकिंग में तो दो लड़का लड़की का चार्ट लेकर के ही समझाना पड़ेगा ना जी। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप ज्योतिष पुराण में एडमिशन लेंगे तो कुछ योग बताए जाते हैं, कुछ योग चंद्रमा से बनते हैं, कुछ सूर्य से बनते हैं, कुछ लगन से बनते हैं, और कुछ पंच महापुरुष योग होते हैं। इन सभी योगों को किसी न किसी की कुंडली में दिखा करके समझाया जाता है। प्रैक्टिकल मतलब आप ये अगर ये उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट की कुंडली को क्लास में डिस्कस किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विषय से संबंधित कुंडली लगा करके वो बताया जाता है, समझाया जाता है, इस हद तक कि आपको समझ में आ जाए। जो कुछ भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसको आप बर्थ चार्ट पर लगाना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, मैं समझता हूँ कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। जी सर, हिरेन जी पर्सनल हैं? कुंडली का मैं हाँ जी, हाँ हाँ जी। सर जी जी। पर्सनल कुंडली का मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो सर यहाँ पर जो हम सिखाया जाएगा उसको सर हम हाँ जो किसी भी कुंडली हो, जो उसमें कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, तो सर उसको हम सॉल्व कर पाएँगे सर, मैं हाँ ऐसा जी, बोल उतना बिल्कुल। नॉलेज। हाँ, हाँ। तो होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कोर्स करना बेकार है। हाँ अगर सर। ऐसा नहीं होता है तो कोर्स करना बेकार है। हमारे विद्यार्थी ठीक है। 1 साल भर में अपनी कुंडली देखनी शुरू कर देते हैं, और जब तक वो 1.5 साल होता है तो अपने परिवार की, और 2 साल तक वो प्रोफेशनली भी शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा गया है। बाकी ओके सर, जी योग्यता सर। तो आपकी अपनी अपनी है ना जी, आप उसको कैसे यूज करते हो। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी, और हमारे अधिकांश स्टूडेंट कर लेते हैं। यहाँ एक दो एक स्टूडेंट रखे हैं, बैठे हुए हैं। अनु अग्रवाल जी, आप बताइए रोनी चैप्टर के बारे में कुछ। चलो आज जब ये भी टेस्टिमोनियल भी शुरू कर देते हैं, बताइए, पुराने स्टूडेंट हैं ये। आज बताइए रोनी चैप्टर में आपने क्या सीखा, कैसे टीचर है, और आपको कुंडली देखनी आई या नहीं आई? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने वास्तुशास्त्र ज्वाइन किया था सर आपकी वजह से, बिकॉज आई वांटेड टू लेट यू टीच मी। और मेरा एक्सपीरियंस सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये मैं जैसे ऑल्दो मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, लेकिन स्टिल मुझे एक बेसिक समझने के लिए ये क्लास अटेंड करने का मेरा मन था, इसलिए मैं यहाँ आई। और एज यूजुअल हमेशा बहुत मुझे लगता है मार्केट में जो इतने सारे पैसे लेकर भी नहीं सिखा रहे हैं ना, अनु जी म्यूट वो हो गई आप। को जो है ना कम उसमें जरूर मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मार्केट में सब कुछ कम 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 है, यहाँ पर आपको कंसाइज कोर्स भी मिल रहा है, एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो आई पर्सनली ऑलवेज आई एम सेटिस्फाइड विद द आईकास एंड द स्टडीज विद द आईकास एंड विद द टीचर्स एज वेल।
धन्यवाद अनु जी। हिरेन जी, मैंने बजाय ये कहने के कि मेरी बर्फी सबसे अच्छी है, तो जो ये बर्फी खा चुका उससे बात करवा दी आपकी। नहीं नहीं सही, थैंक यू सर। ठीक है जी। बाकी मैं आपको सर बता दूं सर कि एक हम 15 लोगों की टीम है और सभी आईका से ही शिक्षित हैं और यहीं पर पढ़ा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, और लगे हुए हैं, और किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है कि जो हम आपको कुछ बेचने की कोशिश करें या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको मतलब ये लगता है कि 1 महीने में पता लग जाएगा कि आप ठीक जगह पर सर पहुंच एक गए। क्वेश्चन है जी सर, जी श्याम जी। आपकी क्या सजेशन है, जब ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हमें कितने घंटे देने चाहिए ये बड़ा कठिन घर प्रश्न पे? पूछ लिया आपने। मैं बताता हूँ, जब मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय मैं एक बिजनेस चलाता था और वहाँ से छुट्टी लेकर के मैं इस क्लास को करने के लिए आया करता था, और मेरे पास पढ़ने का समय बचता नहीं था, और मैं बहुत मुश्किल से 1-1.5 घंटा दिया करता था, तो जो कि निश्चित रूप से कम था। तो मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे तो रोज देने ही चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। धन्यवाद। ठीक है ना भावना जी, कम से कम 2 घंटे तो लगाने ही चाहिए, ईमानदारी की बात है। नहीं तो फिर हमारे जैसे तो फिर बन ही जाओगे बिना पढ़े। थैंक यू। जी, मेरा ख्याल है प्रश्न हो गए। चलो जी, मैं धन्यवाद करता हूँ भावना जैन जी आपका। मेरे साथ मेरे साथी शैलेश मालवीय जी भी हैं। चले गए शायद, चले गए। शैलेश मालवीय जी आप हैं? है नहीं, है सर। उपस्थित हूँ अगर सर। एक बार सर दर्शन दे दो ना एक बार। श्री शैलेश मालवीय जी भी हमारे यहाँ विशारद की वरिष्ठ क्लासेस पढ़ाते हैं और मुंबई से जुड़ते हैं हमारे साथ, मुंबई से ही पढ़ाया करते हैं। मेरे साथ जय कोरपल जी हैं। जय कोरपल जी, आप भी आईकास के एक स्टूडेंट हैं और कनाडा से जुड़ते हैं हमारे साथ और वहीं से क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिया करते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी साथ जुड़े और एडमिशन लीजिए। अब तो मैं यही कहूँगा, अब और तो कुछ गुंजाइश नहीं है क्लास करने की, लेकिन फिर भी हमें तो आदत है सैटरडे संडे को काम करने की, तो आ जाते हैं। अगले शनिवार भी आ जाएंगे। ये आपने कुछ भेजा है आज? अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है आपने? जी नहीं सर, ये ओके मैंने ओके, सिलेबस डाल दिया है, हाँ वो ठीक है बच्चे ठीक, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सिलेबस ग्रुप में ही डाल दो जी, एडमिशन ग्रुप में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। एडमिशन ग्रुप में डाल दीजिए, सब वहीं देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी आपसे दोबारा मिलने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। सभी को नमस्कार सर। मैडम जी का धन्यवाद। अब अगले सप्ताह शैलेश जी लेंगे क्लास। हाँ सर, नक्षत्र पर अगले सप्ताह